हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर है आपका हम और हमारा आदर्श। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं इस चैप्टर को। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हम और हमारा आदर्श नामक लेख का संपादित अंश है। डॉक्टर कलाम भारत को एक सशक्त एवं पूर्ण विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं थे। इसलिए वे विशेषतः देश की युवा शक्ति का योगदान आवश्यक मानते थे। यही कारण है कि वो अपने व्याख्यानों एवं लेखों के माध्यम से इन्होंने देश की युवा शक्ति में निरंतर चेतना जागृत की और उन्हें इस दृष्टि से प्रेरित किया कि वे स्वयं में निहित अपार शक्ति को पहचान कर देश एवं समाज की प्रगति में अपना हर संभव योगदान दें। प्रस्तुत पाठ में भी डॉक्टर कलाम ने देश के शिक्षार्थियों को यह बोध कराने का चिंतन परक प्रयास किया है कि वे उस सर्वशक्तिमान परमात्मा अथवा उसकी शक्ति या ऊर्जा के अंश हैं और साथ ही इस अखिल ब्रह्मांड में भी जो कुछ द्रष्टव्य है वह सब भी उसी ऊर्जा का अंश है। यह जानते हुए उन्हें अपनी उस ऊर्जा का अधिकाधिक एवं श्रेष्ठतम प्रयोग अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने हेतु तो करना चाहिए और यही उनका एक महत्वपूर्ण आदर्श होना चाहिए। आगे देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं खास तौर में युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। मैं खास तौर में युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्य का आंकन किया। बुनियादी बात जो आपको समझानी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वह यह है कि आप जीवन में अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की ही देन है। आप जो भी सुख सुविधाएं चाहते हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, उसका देन ईश्वर का है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक सत्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है के लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्धि देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं जानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या कह रहे हैं? अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि समृद्धि और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। वो कहते हैं कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखनी चाहिए। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। और भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा बेटा? जैसे जो आपकी सुख सुविधाएं होती हैं, तो जब आप के पास जब पूंजी होगी तभी तो आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि मान लो आप लोग गर्मी में एसी चाहिए, आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, तो ये सारी सुविधाएं क्या हो जाएंगी? ये किससे होती हैं? भौतिक वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। इसे भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं, कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर में मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, न्यूनतम, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं स्वयं भी समृद्धि की कदर करता हूँ।
क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, विश्वास भी लाती है। और समृद्धि क्या हो गई? समृद्धि हो गई बेटा कि जैसे हम हमारे पास मान लो अच्छा रोजगार होगा, तभी तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करना, सफल होना, तो ये सबके समृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, इसलिए हमें समृद्ध बनना ही है। ठीक है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। और हम आज़ाद कब रह सकते हैं? जब हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं होंगी। ठीक है, आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। प्रकृति भी अपना कोई कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपके जीवन से भी परे, आपके जीवन से भी परे जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। हम क्या हैं? हम भी ऊर्जा के अंश हैं। जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी हम किसी कार्य को करने में सफल होंगे। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। आगे बेटा समझ में? इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। इससे वे ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराई से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुण करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करेंगे वह आपके हृदय से किया गया हो। आप अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो बेटा ये था आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी का चैप्टर। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।